दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। रोटेशन चैप्टर का आज हमारा 9th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हम टॉर्क को रिलेट कर रहे थे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। मैं पहले थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं और उसके बाद फिर हम आगे कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। जो हमने फॉर्मूला लास्ट एपिसोड में डिराइव किया था उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। जरा देखिए, सोचिए मेरे पास कोई रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और बिकॉज ऑफ दीज फोर्सेस ये रिजिड बॉडी मूव कर रही है और इसका जो मोशन है वो एक जनरल प्लेन मोशन है। मतलब ये रोटेट भी हो रही है और ट्रांसलेट भी हो रही है। इन जनरल मैं इस तरह से लेके चल रहा हूं। इस रिजिड बॉडी का अपना एक सेंटर ऑफ मास पॉइंट होगा जिसको मैं जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे तो आप ये कह सकते हो कि जो भी आपका एक्स की तरफ रिजल्टेंट फोर्स जो होगा, जो x की तरफ रिजल्टेंट फोर्स जो होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू m इंटू ए जी एक्स। आप ये कह सकते हो। ऐसे ही अगर मैं y की तरफ रिजल्टेंट फोर्स की बात करूंगा तो बनेगा m इंटू ए जी वाई। ये आपकी दो इक्वेशन बन गई है फोर्सेस की। क्योंकि मैं एक प्लेन में मोशन को ले रहा हूं तो एक्सेलेरेशन जो है, जो जी पॉइंट की जो एक्सेलेरेशन आएगी वो या तो एक्स की तरफ आएगी या वाई की तरफ आएगी। तो आप रिजल्टेंट फोर्स निकाल लो, एक्स की तरफ कितना है और वाई की तरफ कितना है, वो आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं टॉर्क की वैल्यू की बात करूं, जी पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क आएगा, ठीक है, तो टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट जी, वो जो निकल के आएगा वो आएगा आई जी इंटू एल्फा। वो ये होगा, वो होगा आई जी इंटू एल्फा। लेकिन अगर सोचिए इस रिजिड बॉडी के ऊपर मैं कोई और पॉइंट ले लूं। सोचिए मैंने कोई पॉइंट ले लिया यहां पे P, ठीक है, और मैं इस P पॉइंट का टॉर्क देखना चाह रहा हूं कि P पॉइंट पे जो टॉर्क होगा वो कैसे रिलेटेड होगा। ऑब्वियसली इस P पॉइंट का अपना एक्सेलरेशन होगी और इस पॉइंट के अबाउट कुछ टॉर्क भी होगा। अगर वो कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो जरा देखिए। मान लीजिए मैं इधर मैं x मान लेता हूं और इधर मैं y मान लेता हूं और ये जो डिस्टेंस है इसको मैं r बोल देता हूं, r वेक्टर। ये वेक्टर डिस्टेंस में ले रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट P कैलकुलेट करूंगा तो वो दो तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे भाई? हो सकता है इस P पॉइंट की एक्सेलरेशन आपको दे रखी हो और इस P पॉइंट के अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता हो। तो उस केस में आप क्या करोगे? आप टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट P को लिखोगे r क्रॉस m इंटू ए पी। इसकी जो एक्सेलरेशन होगी P पॉइंट की, मास इस रिजिड बॉडी का होगा, इंटू ए पी कर दो और r से क्रॉस कर दो, प्लस क्या लेना है बताओ जरा, IP इंटू एल्फा। IP इज मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट P, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो दोस्तों, इस तरह से टॉर्क निकाल सकते हो अबाउट दिस पॉइंट P। बट कई बार क्या होता है, कई बार हमें जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया होता है वो इस G पॉइंट के अबाउट दिया होता है और एक्सेलरेशन भी इस G पॉइंट की दी होती है और हमें टॉर्क निकालना होता है किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट। तो अगर मैं टॉर्क अबाउट P निकालना चाहता हूं तो इसी रिलेशन को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं कुछ इस तरह से, R क्रॉस M इंटू ए जी, क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूं, ठीक है, प्लस आई जी इंटू एल्फा। तो इस तरह से भी आप टॉर्क को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, किसी भी पॉइंट P के अबाउट। आई होप आपको समझ आया कि किसी भी रैंडम पॉइंट P से P के अबाउट कैसे हम टॉर्क को कैलकुलेट करेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, इसी से हमारे पास कुछ स्पेशल पॉइंट्स निकल के आए थे। इस रिलेशन से हमारे पास कुछ स्पेशल पॉइंट्स निकल के आए थे। वो स्पेशल पॉइंट्स क्या थे वो जरा देख लीजिए। तो अगर इनकी डेरिवेशन आपको समझ नहीं आई है तो कोई बात नहीं, आप बस इसको डायरेक्ट याद रखो, ठीक है। स्पेशल पॉइंट क्या है वो जरा देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इफ P इज इक्वल टू G। अगर ये जो P पॉइंट है G के बराबर ही हो जाए, G के ऊपर ही लाई कर रहा हो, ठीक है, क्योंकि ये तो हमने कोई जनरल पॉइंट ले लिया। अगर P पॉइंट G पे ही लाई कर रहा है तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ जरा। तो R की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। और अगर R की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहां पे देखो, यहां पे P की जगह G पुट कर दो तो टाउ G विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे IG इंटू एल्फा हो जाएगा। P की जगह G कर दो ना भाई, IG इंटू एल्फा हो जाएगा। चाहे यहां से देखो चाहे यहां से देखो, एक ही बात है, ठीक है। टाउ अबाउट दिस G पॉइंट क्या, P की वैल्यू G होगी ना भाई, तो इसको टाउ G लिख देता हूं और R की वैल्यू 0 होती है तो खत्म ही हो गया, IG इंटू एल्फा। तो चाहे यहां से देखो चाहे यहां से देखो, दोनों से सेम ही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अगर P और G बराबर है तो इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर मैं बोलूं कि भाई इफ P इज फिक्स्ड
ये जो पॉइंट है ये फिक्स पॉइंट है, पिवट पॉइंट है, इसके अबाउट जो है रिजिड बॉडी रोटेट हो रही है। सोचिए ये पॉइंट मेरा फिक्स पॉइंट है, तो अगर ये फिक्स पॉइंट है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ पी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी भाई। ठीक है, तो उस केस में टॉर्क अबाउट दिस पी पॉइंट क्या बनेगा बताओ, वो आपको मिलेगा आई पी इंटू एल्फा। सिंपल, आप यहां से देख सकते हो। ठीक है, ये आपका एपी 0 हो गया, तो उससे आपका जो टॉर्क अबाउट दिस पी पॉइंट आएगा आई पी इंटू एल्फा आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, कई बार क्या होता है, कई बार जो हमारी रिजिड बॉडी होती है वो ट्रांसलेट करती है। अब ट्रांसलेशन मोशन जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है आपका रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन और एक होता है कर्वीलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन। तो उस केस में हम कैसे चीजों को हैंडल करेंगे वो भी जरा एक बार देख लेते हैं। तो यहां पे तो मैंने जनरल इक्वेशन बताई है कि कैसे हम जनरल इक्वेशन लिखते हैं। अगर मैं ट्रांसलेशनल मोशन की बात करूं, ट्रांसलेशनल मोशन, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल, रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन। तो वो समझिए, सोचिए मेरे पास रिजिड बॉडी है और ये इसका सेंटर ऑफ मास पॉइंट है, इसके ऊपर मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये बॉडी ट्रांसलेट हो रही है। ट्रांसलेट होने का मतलब ये है कि अगर मैं इस रिजिड बॉडी के ऊपर कोई भी ऐसे दो पॉइंट ले लूं, ये जो जी पॉइंट है स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा ऐसे, और ये जो पॉइंट है ये भी ऐसे ही मूव करेंगे। ठीक है, मतलब ये जो लाइन है, इनको कनेक्टिंग लाइन, जो इनको कनेक्टिंग लाइन है, ऑलवेज क्या रहेगी, चाहे t इक्वल टू 0 पे इस रिजिड बॉडी को देखो या किसी और अलग इंस्टेंट पे देखो, किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप इस रिजिड बॉडी को देखोगे, मतलब सेम रिजिड बॉडी अगर मैं लूं तो सेम इस तरह का ले लूं, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपके बिल्कुल वर्टिकल लाइन पे लाई करेंगे और ये जो मोशन है वो स्ट्रेट रहेगा जी पॉइंट का। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं। इस केस में जो टॉर्क अबाउट जी पॉइंट आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, टॉर्क अबाउट जी पॉइंट जो है वो 0 आएगा, और अगर मैं बोलूं कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा x की तरफ वो हो जाएगा m इंटू ए जी एक्स। ठीक है, और जो रिजल्टेंट फोर्स होगा y की तरफ वो हो जाएगा m इंटू ए जी वाई। ठीक है, इस तरह से आप रिजल्टेंट फोर्स को y की तरफ भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे हम ट्रांसलेट। अब अगर रेक्टिलिनियर मोशन हो तो सॉरी कर्वीलिनियर मोशन हो तो कर्वीलिनियर मोशन में भी क्या होगा, आपका जो जैसे रिजिड बॉडी है, जरा देखिए, ये उसका सेंटर ऑफ मास है, उसका जो उसके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उनकी वजह से ये ऐसे मूव कर रही है। सोचिए, मतलब ये जो पॉइंट है ये हमेशा वर्टिकली रहेंगे, ये पॉइंट हमेशा वर्टिकली रहेंगे। ठीक है, आपको पता होगा रेक्टिलिनियर एंड कर्वीलिनियर मोशन के बारे में। तो मान लीजिए कर्वीलिनियर मोशन है ऐसे, तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप देखोगे तो जो जी पॉइंट है उसकी दो एक्सेलरेशन होंगी, एक आपकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी और एक आपकी नॉर्मल एक्सेलरेशन होगी। तो यहां पे अगेन टॉर्क की वैल्यू जो आएगी ना वो 0 आएगी, टॉर्क नहीं आएगा जी पॉइंट के अबाउट, क्योंकि ये रोटेट नहीं हो रहा, रिजिड बॉडी रोटेट नहीं हो रही जी पॉइंट के अबाउट, क्योंकि ये मेरी ट्रांसलेट हो रही है। ये जो पॉइंट है वर्टिकल थे दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट यहां पे भी वर्टिकल होंगे। जब आप इस रिजिड बॉडी को इस पोजीशन पे लेके आओगे तो यहां पे वर्टिकल रहेंगे, यहां पे वर्टिकल रहेंगे, इसका मतलब ये ट्रांसलेट हो रही है। ठीक है, तो उस केस में जी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जो है वो 0 देखने को मिलेगा, लेकिन आपको इसके दो एक्सेलरेशन होंगी, एक आपकी नॉर्मल एक्सेलरेशन, एक आपकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो अगर मैं यहां पे रिजल्टेंट जो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूंगा तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, दैट मस्ट बी इक्वल टू m इंटू जो टोटल मास है वो इंटू ए जी टी लिख दो, और ऐसे ही रिजल्टेंट फोर्स जो नॉर्मल की तरफ होगा वो होगा m इंटू ए जी एन। आप इस तरह से इनको इक्वेशन ऑफ मोशन को लिख सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मैं जी पॉइंट ना लेके कोई पी पॉइंट ले लेता, सोचिए कोई और रैंडम पॉइंट ले लेता पी पॉइंट, और मैं पूछता कि बताओ टॉर्क अबाउट दिस पी पॉइंट भी 0 होगा क्या, ना, वो 0 नहीं होता। अगर रिजिड बॉडी ट्रांसलेट कर रही है तो जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट है उसका जो उसके अबाउट जो टॉर्क आएगा वो 0 आएगा, चाहे वो आपका रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन मोशन हो या कर्वीलिनियर हो। ठीक है, जी पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क आएगा वो 0 आएगा। बट अगर मैं कोई रैंडम पॉइंट ले लूं, कोई पी पॉइंट ले लूं, उसके अबाउट अगर टॉर्क निकालना हो तो वो जरूरी नहीं है 0 हो। क्यों भाई, जरा इस रिलेशन पे आइए, ये चीज तो 0 हो गई है, ठीक है, क्योंकि ट्रांसलेशन मोशन है, बट इट डजंट मीन कि ये भी 0 हो जाए। जो पी पॉइंट है वो जी पॉइंट से कुछ आर जी डिस्टेंस पे होगा, और जी पॉइंट की अपनी एक्सेलरेशन भी तो है ना। ठीक है, तो आर क्रॉस एम इंटू ए जी करके आप जो है टॉर्क अबाउट दिस पी पॉइंट निकाल सकते हो। इसका मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी है, ऐसा पॉसिबल है कि जब रिजिड बॉडी ट्रांसलेट हो रही है
तो सेंटर ऑफ मास पॉइंट के अलावा कोई दूसरा पॉइंट जो है उसके अबाउट जो टॉर्क है वो नॉन जीरो आ जाए, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ऑब्वियसली जो मोशन हो रहा है वो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से हो रहा है ना। तो आप इस पॉइंट को क्लियर कीजिएगा, ठीक है। टॉर्क आपका किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट जो है वो नॉन जीरो आ सकता है, ठीक है। तो जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे तो उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि कैसे आपको इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। जी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख दो और जी पॉइंट के अबाउट जो फोर्सेस हैं, रिजल्टेंट फोर्सेस, उनको आप इस तरह से इक्वेट कर सकते हो, और किसी रैंडम पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और अब मैं एक दो क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको। एक दो क्वेश्चन को जरा डिस्कस करते हैं, उसको जरा देखते हैं। देखिए दोस्तों, सवाल कुछ इस तरह का है कि मेरे पास एक फ्लाई व्हील है और वो फ्लाई व्हील यहां पे फिक्स कर रखा है हमने। ये उसका ओ पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है ये फ्लाई व्हील। आप समझते हो फ्लाई व्हील आपने देखे होंगे, जो शादियों में जो जनरेटर लगे होते हैं उनके साथ एक पहिया लगा होता है लोहे का, ठीक है, उसका काफी वजन होता है। अब उसके बड़े एडवांटेज होते हैं। क्या एडवांटेज है वो किसी अलग एपिसोड में डिस्कस करूंगा, खासकर जब मैं आपको एनर्जी पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको समझाऊंगा कि रोटेशनल एनर्जी में कैसे फ्लाई व्हील काम करता है और कैसे वो एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। तो फ्लाई व्हील ऐसा व्हील होता है जिसका मास अपना काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये जनरली जितने भी हमारे जनरेटर होते हैं उनके साथ कनेक्ट होता है। और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है फ्लाई व्हील की, उनको हम किसी और दिन देखेंगे। तो सोचिए मेरे पास एक फ्लाई व्हील है, ठीक है, और इस फ्लाई व्हील का आपको मास दे रखा है 25 किलोग्राम का। और ये जो फ्लाई व्हील है, ये इसमें जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। मतलब ये हुआ कि सोचिए इसका जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा थोड़ा ज्यादा मैसिव है, इसका ज्यादा मास है, इधर वाले हिस्से का कम मास है। तो उससे होगा ये कि इसका जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट होगा वो बिल्कुल यहां पे नहीं लाई करेगा, वो थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। वो सब मेरे मान लीजिए यहां पे कहीं शिफ्ट हो गया है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये आपको दे रखी है, और वो कितनी है 0.15 मीटर। मान लीजिए डिस्टेंस आपको दे दी है 0.15 मीटर, ठीक है। और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये इस पोजीशन पे है, मतलब ये पॉइंट, इसको मैं ओ पॉइंट बोल देता हूं, और ये पॉइंट जो है जिसको मैं जी पॉइंट बोलता हूं, ये दोनों एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक तरह से आ गए हैं। मैं इस डायरेक्शन को आई कैप बोल रहा हूं, इसको मैं जे कैप बोल रहा हूं, ठीक है, और बाहर की तरफ के कैप हो जाएगी। आपको यह भी दे रखा है कि इसका जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वो है 0.18। इसका पूरे का रेडियस ऑफ जायरेशन जो है वो 0.18 दे रखा है अबाउट दिस जी पॉइंट, ठीक है। आपको बताना है कि इसकी जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगी, अगर मैं इस इंस्टेंट पे इसको छोड़ दूं, इसको रिलीज कर दूं, इनिशियली ये इस पोजीशन में है, जैसे मैं इसको रिलीज करूंगा तो ऑब्वियसली ये मास क्योंकि ज्यादा है, इस साइड का मास, ये थोड़ा मैसिव हिस्सा है, तो जैसे आप इसको रिलीज करोगे क्या होगा बताओ जरा, ये हिस्सा इधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो इसका मतलब इसको एक एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगी। अल्फा की वैल्यू आपको बतानी है कि इस फ्लाई व्हील की एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी। एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि ये जो ओ पॉइंट है, जो फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट पे कुछ रिएक्शन फोर्सेस काम करेंगे। आपको रिएक्शन फोर्सेस की वैल्यू भी बतानी है। रिएक्शन फोर्सेस एट पॉइंट ओ पॉइंट पे रिएक्शन फोर्सेस बताने। तो सबसे पहले ओ पॉइंट पे रिएक्शन फोर्सेस को ही देख लेते हैं। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं फ्लाई व्हील का, ये इसका ओ पॉइंट होगा, ये इसका जी पॉइंट होगा। जी पॉइंट पे एक एमजी फोर्स लग रहा है। इस ओ पॉइंट पे देखिए, इस ओ पॉइंट पे अगर आप ध्यान से देखें तो एक तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि ओ पॉइंट वैसे भी फिक्स्ड है। तो इसका मतलब इस पे जो टॉर्क बैलेंस इक्वेशन, फोर्स बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे तो वाई डायरेक्शन में भी नेट फोर्स आपका जीरो होना चाहिए, और आपका जो एक्स डायरेक्शन है उसमें भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पी पॉइंट फिक्स हो गया ना भाई। पी पॉइंट बोलो या ओ पॉइंट बोलो, ठीक है, ओ पॉइंट फिक्स हो गया तो फिक्स। तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो इसकी एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब इस पे नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्स डायरेक्शन में जीरो, वाई डायरेक्शन में भी जीरो होगा, ठीक है। एनीवे, हमें रिएक्शन फोर्सेस दिखाने थे ना, तो एक तो यहां पे हमारे पास mg फोर्स लगेगा, यहां पे जो रिएक्शन फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। ये जो हमने कनेक्शन बना रखा है, यहाँ पे जॉइंट बना रखा है, उसकी वजह से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा। एक रिएक्शन फोर्स वो आपका इस फ्लाई व्हील पे इस तरफ लगेगा,
इसको मैं ओ वाई बोल देता हूं, इसको मैं ओ एक्स बोल देता हूं। अब आप बोलोगे सर इधर क्यों लगेगा? जरा सोचिए, अगर ये ना होता और मैं अगर इसको इस पॉइंट से छोड़ता तो एक तो ये नीचे की तरफ लाता, क्योंकि ये मास जो है नीचे ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा। दूसरा, क्योंकि ये साइड हैवी है तो हैवी साइड हल्की साइड को अपनी तरफ खींचेगी, ऐसे ऐसे खींचेगी। ये वाला हिस्सा इधर जाने की तरफ दिखाएगा। इसका मतलब फ्लाई व्हील पे इस तरफ जाने की टेंडेंसी होगी फ्लाई व्हील की। तो ये जो ज्वाइंट पॉइंट है ये क्या करेगा, ये रिवर्स में इधर फोर्स लगाएगा, इसको इधर जाने से रोकेगा। लॉजिकली अगर आप सोचो तो इसका मतलब दो रिएक्शन फोर्सेस आपको ये दिखाने होंगे और एक ये mg फोर्स है। तो ये इसका एक तरह का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया है। अब सुनिए, अगर मैं इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं तो क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये ओ पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है, ये एक तरह से अभी तक हम इसको पी पॉइंट बोल रहे थे, तो पी की जगह ओ आ गया भाई, तो क्या फर्क पड़ता है? तो अगर मैं ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखूंगा तो टॉर्क क्या होगा बताइए? तो वो होगा, क्योंकि ओ पॉइंट की एक्सेलरेशन 0 है तो सिर्फ आ जाएगा आई नॉट इंटू एल्फा। जो भी इस ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क आएगा बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल फोर्सेस, वो इसके बराबर आप कर दो। या फिर एक काम और कर सकते हो आप, और वो क्या होगा, आप लिख सकते हो आर जी क्रॉस, आर जी का मतलब ओ पॉइंट से जी तक की डिस्टेंस जो भी है, वेक्टर जो पोजीशन है वो, आर जी क्रॉस एम इंटू ए जी प्लस आई जी एल्फा। आप इस तरह से भी लिख सकते हो भाई। तो आप ओ पॉइंट के अबाउट जो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क आएगा दैट मस्ट बी इक्वल टू ईदर दिस और दिस। ठीक है, अब पहले तो ये बताओ ओ पॉइंट के अबाउट जो एक्सटर्नल फोर्सेस है उनकी वजह से टॉर्क कितना आएगा? तो एक्सटर्नल फोर्स एक mg ही तो है बस। ठीक है, इसकी वजह से जो टॉर्क बनेगा वो निकाल लेते हैं। आर वेक्टर मेरा इधर हो गया, mg मेरा माइनस जे कैप की तरफ हो गया। तो आर क्रॉस mg करोगे तो जो टॉर्क आएगा वो अंदर की तरफ आएगा ओ पॉइंट के अबाउट। तो ये जो टॉर्क की वैल्यू होगी इसकी वैल्यू को मैं लिख लेता हूं भाई। क्या लिखूंगा बताओ? आर की वैल्यू कितनी है बताओ? 0.15 और mg की वैल्यू है 25 इंटू 9.81 और ये माइनस के कैप की तरफ आएगा। जब आर का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे ना आप mg के साथ, आर क्रॉस mg करोगे तो आर इधर है mg इधर है, तो माइनस के कैप की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा टॉर्क ओ पॉइंट के अबाउट। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो या तो इससे कैलकुलेट कर लूं या इससे कैलकुलेट कर लूं, किसी से भी कैलकुलेट कर लो। तो मैं इसको इससे कैलकुलेट कर रहा हूं क्योंकि मुझे IG पता है। आप बोलोगे सर IG कहां पता है? आप देखिए, आपको रेडियस ऑफ जाइरेशन दे रखी है अबाउट दिस जी पॉइंट, तो यहां से मैं IG निकाल लूंगा। IG की वैल्यू क्या होगी? 0.18 का स्क्वायर इंटू m, इतना किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो जाएगी भाई। ठीक है, IG की वैल्यू ये हो जाएगी। और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं इट कम्स आउट टू बी, तो मैं ये वैल्यू जरा निकाल के बताता हूं आपको, 0.18 का स्क्वायर इंटू 25, तो ये हमारे पास है 0.81 वैल्यू। ये हमारे पास क्या आ गया? IG की वैल्यू आ गई है। ओके, सवाल यह है कि AG क्या है? IG तो आ गया, अल्फा हमें निकालना है, R हमें पता है RG, हमें AG नहीं पता। AG भी पता है अगर आप ध्यान से देखें तो। देखो, जैसे आप इसको रिलीज करोगे ना तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो तो जीरो होगी क्योंकि जस्ट आपने इस पॉइंट से इसको रिलीज किया है, लेकिन इसकी जो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगी वो नॉन जीरो आएगी, वो हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अगर मैं जी पॉइंट का मोशन देखूं तो जी पॉइंट तो ऐसे सर्कुलर मोशन में आएगा ना भाई। ठीक है, ऐसे सर्कुलर मोशन में आएगा भाई जी पॉइंट, तो इस ओ पॉइंट के अबाउट ऐसे सर्कुलर मोशन में आएगा। तो इस पॉइंट की दो एक्सेलरेशन होंगी, एक एक्सेलरेशन होगी अंदर की तरफ और एक एक्सेलरेशन होगी नीचे की तरफ। इसको मैं AG टेंजेंशियल बोल देता हूं और इधर की तरफ जो आएगी वो आएगी AG नॉर्मल। अब सवाल यह है मैं अल्फा किधर ले रहा हूं? अगर मैं अल्फा को के कैप की तरफ ले रहा हूं, सोचिए मैं अल्फा को ऐसे मान लेता हूं कि ये इस तरफ है इसका एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा वेक्टर को अल्फा के कैप लिख रहा हूं, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नीचे ना दिखा के मुझे किधर दिखानी चाहिए? ऊपर की तरफ दिखानी चाहिए। ठीक है, मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ दिखानी चाहिए, AG टेंजेंशियल। ठीक है, ये मैं ऊपर की तरफ दिखा रहा हूं। और क्या होगी ये AG टेंजेंशियल? जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगी, आपको याद होगा सर्कुलर मोशन में क्या होती है भाई। ठीक है, तो वो होगी R इंटू अल्फा, ऊपर की तरफ मतलब जे कैप की तरफ। R तो ये हो गया, RG बोल दो इसको चाहे वैसे, RG। ठीक है, RG इंटू अल्फा। RG क्या है बताओ जरा? RG है जी पॉइंट की O पॉइंट से डिस्टेंस। ठीक है, RG इंटू अल्फा। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं नॉर्मल एक्सेलरेशन निकालूं जी पॉइंट की तो ये बनेगी ओमेगा स्क्वायर RG। ठीक है, और ये आएगी माइनस आई कैप की तरफ, बट ये तो जीरो हो जाएगा भाई।
क्यों जीरो हो जाएगा? बिकॉज ओमेगा की वैल्यू जीरो ना इनिशियली, जब आप छोड़ोगे तो उस टाइम पे इनिशियल जो एंगुलर वेलोसिटी है वो जीरो है, तो आप ये कह सकते हो कि इसकी वैल्यू तो जीरो आएगी। तो आप जी पॉइंट की आपके पास एक्सेलेरेशन पता चल गई है, आर जी की वैल्यू है 0.15 इंटू एल्फा कर दो आप, और ये जे कैप, ये हो गया हमारे पास ए जी। ए जी के अंदर ये वाला कंपोनेंट तो खत्म ही हो गया, तो हमारे पास ए जी भी आ गया, एम हमें पता है, आर जी हमें पता है। तो अगर मैं टाउ नोट को एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से एक तो निकाल लिया, एम जी की वजह से ये टॉर्क आ गया। अब इसको अगर इस एक्सप्रेशन से मैं रिप्रेजेंट करूं तो आर जी की वैल्यू है 0.15 और आर जी किधर है? आई कैप की तरफ, और एम ए जी, एम है 25 और ए जी की वैल्यू है 0.15 इंटू एल्फा। आप देख लो 0.15 इंटू एल्फा, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ये आई कैप की तरफ है और ये जे कैप की तरफ है। आर जी आई कैप की तरफ है और ए जी जो है वो जे कैप की तरफ है, तो आर आई क्रॉस जे करोगे तो के कैप आ जाएगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी के कैप प्लस आई जी एल्फा। आई जी की वैल्यू कितनी है? आई जी की वैल्यू है 0.81 इंटू एल्फा। एल्फा की वैल्यू एल्फा के कैप लिख देता हूं भाई, क्योंकि एल्फा को मैं के कैप की तरफ लेके चल रहा हूं, मैं ऐसे लेके चल रहा हूं एल्फा को, ठीक है। तो इस तरह से मैं ये लिखूंगा भाई। अब यहां से देखो के कैप हटा देता हूं भाई मैं, ठीक है। तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। अल्फा की वैल्यू क्या आएगी जरा बताइए? अल्फा कम्स आउट टू बी माइनस 0.15 का स्क्वायर, 0.15 इंटू 9.81 इंटू 25 डिवाइड बाई, इन दोनों का सम कर दो भाई। अल्फा मैंने कॉमन ले लिया ना दोनों से, तो 0.81 तो ये था ही, उसमें प्लस हो जाएगा 0.15 का स्क्वायर इंटू 25। सही बात है भाई, एक बार देख लीजिए। तो ये जो अल्फा निकल के आएगा ये मेरा नेगेटिव आएगा। इसका मतलब एक्चुअल में जो आपने के कैप लिया था असल में उसका उल्टा है, वो माइनस के कैप की तरफ है एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। और क्या वैल्यू है वो भी जरा मैं देख लेता हूं। तो ये आएगा 0.15 इंटू 9.81 इंटू 25 और डिनोमिनेटर में है 0.81 प्लस 0.15 का स्क्वायर इंटू 25, ठीक है। तो ये वैल्यू जो हमें मिल रही है ये है 26.8 माइनस 26.80। तो अल्फा की वैल्यू अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखूंगा तो ये बनेगा माइनस 26.81 के कैप, 80 के कैप लिख दो, चलो 81 लिख दो, ठीक है भाई। ये हमारे पास क्या आ गई? एक्सेलेरेशन आ गई है, एंगुलर एक्सेलेरेशन। आई होप आपको समझ आया। अब कोई बोलेगा कि सर अगर इधर से करना होता तो कैसे करते? तो भी कर सकते थे आप अल्फा। कैसे करते जरा देखो आप। उसके लिए आई नोट निकालो। आप आई नोट कैसे निकाले भाई? आपको आई जी पता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, आई नोट की वैल्यू निकाल लो पहले। तो आई नोट इज 0.81 प्लस 25 इंटू 0.15 का स्क्वायर। ये आपको आई नोट पता चल गया। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आपने ओ पॉइंट के अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया। और इसकी वैल्यू क्या है बताइए? इसकी वैल्यू है 0.81 प्लस 25 इंटू 0.15 का स्क्वायर, ठीक है। इट कम्स आउट टू बी 1.3725। 1.3725 ये हमारे पास क्या आ गया? आई नोट। अब अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? टाउ नोट अपॉन आई नोट कर दो, ठीक है। टाउ नोट ये रहा हमारे पास, ठीक है। आई नोट ये रहा, डिवाइड कर दो भाई। तो आई नोट देखो यही तो किया हमने, नीचे भी डिवाइड देखो ना, इस एक्सप्रेशन से भी नीचे डिनोमिनेटर में ये आ रहा है। और अगर आप टाउ नोट आई नोट निकालोगे तो वो भी तो यही है यार, सेम ही तो फैक्टर है। तो अल्फा की वैल्यू चाहे आप इधर से निकालो चाहे आप इधर से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही आएगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन फोर्सेस की। तो यहां से हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन तो आ गई है, रिएक्शन फोर्सेस कैसे निकालें? अब हम ओ पॉइंट के अबाउट रिएक्शन फोर्सेस निकालने हैं। तो उसके लिए फोर्स इक्वेशन लिखेंगे भाई, ठीक है। कैसे लिखेंगे जरा देखो। यहां पे mg फोर्स नीचे लग रहा है और यहां पे OY फोर्स ऊपर लग रहा है, और वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं, और ओ पॉइंट मूव भी नहीं कर रहा, ओ पॉइंट की कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। आप बोलोगे लेकिन जी पॉइंट की तो है ना सर। तो जी पॉइंट के अबाउट अगर हमें लगानी हो तो जी पॉइंट की तो एक्सेलरेशन आएगी भाई, बात तो सही है। तो अगर मैं जी पॉइंट के अबाउट अगर लिखना चाहूं, क्योंकि देखो ना आपको याद होगा जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, जैसे कि अभी अभी इस क्वेश्चन को करने से पहले मैंने जब समझाई थी, तो जी पॉइंट के अबाउट जो नेट फोर्स होता है वाई डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में, आप उससे भी इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हो बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो जरा देखिए कैसे। सबसे पहले तो OX बताइए। OX तो जीरो ही हो जाएगा क्योंकि एक ही फोर्स है भाई, ठीक है। तो OX की वैल्यू तो क्या हो जाएगी? जीरो। अब अपने को निकालनी है OY। OY कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए जी पॉइंट के अबाउट आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए। कैसे? ओ पॉइंट के अबाउट नहीं, जी पॉइंट के अबाउट लगाइए।
तो कैसे लगाओगे? जी पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो टोटल फोर्सेस कितने लग रहे हैं, ये देखो। एक तो OY लग रहा है ऊपर की तरफ, OY हमारा ऊपर की तरफ हो गया, ठीक है, माइनस mg हो गया। m की वैल्यू कितनी है बताओ? 25 इंटू 9.81 माइनस mg हो गया, ठीक है। OY माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू AG। m इंटू AG, AG क्या है बताओ? AG इज एक्सेलेरेशन ऑफ जी पॉइंट। एक्सेलेरेशन ऑफ जी पॉइंट कितना है? 0.15 इंटू अल्फा, अल्फा इज 26.81, ठीक है। AG मेरी डाउनवर्ड है ना भाई, तो मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? हाँ गड़बड़ कर, नहीं गड़बड़ कर दी ना, बिल्कुल, क्योंकि अल्फा जो है वो नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ है, नेट एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है जी पॉइंट की, जी पॉइंट की नेट एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है, तो रिजल्टेंट फोर्स ये नीचे की तरफ होना चाहिए, इधर वाला। ये तो OY ऊपर की तरफ, उसमें से ये कर दिया, तो आपको उल्टा करना चाहिए था, इसको आप माइनस लिखो, इसको आप प्लस लिखो। ये मेरा नेट फोर्स है नीचे की तरफ, अबाउट दिस जी पॉइंट में लिख रहा हूं। तो जी पॉइंट पे एक mg फोर्स नीचे की तरफ है और OY ऊपर की तरफ, तो mg माइनस OY कर दिया इज इक्वल टू मास इंटू नीचे की तरफ जो एक्सेलेरेशन है। तो नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन क्या होगी? जो अल्फा है वो इस तरफ है, माइनस के कैप की तरफ है ना भाई, इस तरफ है, और इसको अगर r से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो एक्सेलेरेशन आएगी डाउनवर्ड आएगी, ठीक है। m इंटू सॉरी r इंटू अल्फा की जो वैल्यू निकाली वो डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन है। तो यहां से अगर मैं OY को कैलकुलेट करूं तो OY comes out to be 25 into 9.81 minus 25 into 0.15 into 26.81। एक बार जरा इसको अगर मैं कैलकुलेट करके देखूं तो ये क्या आ रहा है, जरा देख लेते हैं। 25 into 9.81 minus 25 into 0.15 into 26.81, ठीक है जी। तो ये जो वैल्यू निकल के आ रही है, ये आ रही है 144.7, कम्स आउट टू बी 144.7 न्यूटन। तो आप जरा समझिए, जो हम रिएक्शन फोर्स निकाल रहे हैं उसके लिए जो आपको मोशन ऑफ इक्वेशन लिखनी होंगी बैलेंस करने के लिए, फोर्स बैलेंस करने के लिए, वो आपको जी पॉइंट के अबाउट करनी है, ठीक है। ओ पॉइंट के अबाउट नहीं करनी है, ठीक है ना, जी पॉइंट के अबाउट करनी है। जी पॉइंट की एक्सेलेरेशन देखनी है कितनी है, और ये जो फोर्सेज है, जो OY जैसे फोर्स दिखाया उसको आप यहीं पे दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। जब आप फोर्स इक्वेशन को बैलेंस करते हो तो ये सारे फोर्सेस को जी पॉइंट पे दिखा दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जी पॉइंट पे आपने फोर्सेस ऊपर की तरफ दिखाया, नीचे mg दिखाया, तो mg माइनस OY इज इक्वल टू मास इंटू डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन, मास इंटू डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन, ठीक है। तो उससे हमारे पास क्या आ गया? OY भी आ गया कि ऊपर की तरफ जो रिएक्शन फोर्स लगेगा इस फ्लाई व्हील पे वो कितने न्यूटन का होगा। तो आप समझिए कि कैसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करते हैं ऐसी केस में, और एंगुलर एक्सेलेरेशन कैसे निकाली जाती है, टॉर्क को मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया। नेक्स्ट एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। अभी मैं चाह रहा हूं कि एक दो एपिसोड जो हैं वो प्रॉब्लम से रिलेटेड हों, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रॉब्लम सोल्व करोगे ना रोटेशनल मोशन में, उतना ज्यादा आपको फॉर्मूले ज्यादा समझ आएंगे। क्योंकि इनमें सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है कि बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि कौन से पॉइंट के अबाउट क्या करना है। तो जब भी आपको फोर्स इक्वेशन लिखनी है तो जी पॉइंट के अबाउट लिखोगे, और जी पॉइंट की एक्सेलेरेशन आपको देखनी है। और जब भी आपको टॉर्क लिखना है किसी भी रैंडम पॉइंट ओ के अबाउट, तो आप कैसे लिखोगे वो मैंने आपको बता दिया है। ये जो टॉर्क है ये पहले एक्सटर्नल फोर्सेस से निकालना है और उसको इसके बराबर करना है फिर आपको, ठीक है। चाहे तो इसके बराबर करो चाहे इसके बराबर करो, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इक्वेशन अप्लाई करनी है। कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, कुछ 5, 7, 10 क्वेश्चन जब हम कर लेंगे तो हम फ्रेंडली हो जाएंगे फिर, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं दोस्तों। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।